मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ RL सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सेक्शन B, EAFM पेपर फर्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैंने पिछले लेसन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच की परिभाषाएं एवं उसकी श्रेणियों पे प्रकाश डाला था। आज मैं मांग की लोच को मापने की विधियों के बारे में आपको बताऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मांग की लोच को मापने की कौन कौन सी रीतियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा या उन पे प्रकाश डालूंगा। फर्स्ट मेथड, मांग की लोच को मापने की पहली मेथड है प्रोफेसर फ्लक्स की प्रतिशत पद्धति। प्रोफेसर फ्लक्स ये कहते हैं कि अगर कीमत की अपेक्षा मांग में प्रतिशत परिवर्तन अधिक है तो मांग अधिक लोचदार होती है। अगर मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के प्रतिशत के बराबर है तो मांग लोचदार, और अगर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मांग में प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा अधिक है तो मांग कम लोचदार या बेलोचदार कहलाती है। अतः प्रोफेसर फ्लक्स की प्रतिशत पद्धति से 3 रिजल्ट निकलते हैं, और प्रोफेसर फ्लक्स की प्रतिशत पद्धति के अनुसार मांग की लोच को हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। मांग की लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। सेकंड मेथड है प्रोफेसर मार्शल की कुल व्यय रीति। प्रोफेसर मार्शल ने मांग की लोच को मापने के लिए कीमत के परिवर्तन से पहले और कीमत परिवर्तन के बाद में होने वाले कुल व्यय की तुलना के आधार पर कुल व्यय रीति प्रतिपादित की है। इस रीति के अनुसार हम निम्न तरीकों से मांग की लोच को माप सकते हैं। सबसे पहला रिजल्ट प्रोफेसर मार्शल के अनुसार निकलता है। फर्स्ट, मांग की लोच इकाई से अधिक, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस पर व्यय की कुल मात्रा बढ़ती है तथा कीमत में वृद्धि होने पर व्यय की कुल मात्रा घटती है तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच को इकाई से अधिक लोचदार कहते हैं। इकाई से अधिक लोचदार कहते हैं या इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। सामान्यतः विलासिता की वस्तुओं की मांग सामान्यतः इसी श्रेणी में आती है। अतः प्रोफेसर मार्शल की कुल रीति के द्वारा सबसे पहला रिजल्ट मांग की लोच इकाई से अधिक, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। सेकंड है मांग की लोच इकाई के बराबर, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी वृद्धि होने पर भी उस वस्तु पर व्यय की मात्रा पूर्ववत रहती है, अर्थात कीमत परिवर्तन होने पर भी उस पर व्यय यथास्थिर रहता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। सामान्यतः आरामदायक वस्तुओं की मांग प्राय इकाई के बराबर लोचदार होती है। तो मांग की लोच इकाई के बराबर, ये दूसरी मापने की रीति है। थर्ड है मांग की लोच इकाई से कम, इलास्टिसिटी लेस देन 1।
जब किसी वस्तु की कीमत और उस पर होने वाले व्यय में एक दिशा में परिवर्तन होता है तो मांग की लोच इकाई से कम कही जाती है, अर्थात कीमत में कमी होने पर वस्तु पर कुल व्यय की राशि भी कम हो जाती है। सामान्यतः अनिवार्य अवस्थाओं के संबंध में ये लागू होता है। तो मांग की लोच इकाई से कम या इसको बेलोचदार मांग की लोच भी कहते हैं। तो प्रोफेसर मार्शल की कुल व्यय रीति के द्वारा 3 रिजल्ट निकलते हैं। फर्स्ट, मांग की लोच इकाई से अधिक, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। और सेकंड रिजल्ट है मांग की लोच इकाई के बराबर, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। और थर्ड है मांग की लोच इकाई से कम, इलास्टिसिटी लेस देन 1। मांग की बिंदु लोच, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट मेथड, जब कीमत में परिवर्तन बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जैसे 1 पैसा, आधा पैसा या कुछ पैसे, तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन की दर बहुत कम होने से मांग रेखा के किसी बिंदु पर लोच ज्ञात करना उपयुक्त रहता है। बिंदु लोच की धारणा चाप लोच से अधिक सुनिश्चित है, क्योंकि दो बिंदुओं के अधिक निकट पहुंचने तथा चाप के दो बिंदुओं की दूरी शून्य की स्थिति में पहुंचने की स्थिति को ही बिंदु लोच कहते हैं। तो ये मांग की बिंदु लोच कहलाती है। अब हम नेक्स्ट कि भी मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। सबसे पहला है वस्तु की प्रकृति, दूसरा है वस्तु के विभिन्न उपयोग, थर्ड है प्रतिस्थापन वस्तुएं, फोर्थ वस्तु के प्रयोग के स्थगन की संभावना, फिफ्थ है वस्तु पर वे की जाने वाली राशि, उसके नेक्स्ट है उपभोक्ता का आय का स्तर, उसके नेक्स्ट 7वां पॉइंट है समाज में धन का वितरण, उसके नेक्स्ट 8वां पॉइंट समय तत्व, 9वां पॉइंट है उपभोक्ताओं की आदतें व अधिमान, नेक्स्ट है 10वां संयुक्त मांग, और लास्ट है 11वां पॉइंट कीमत क्षेत्र। उसके नेक्स्ट हम करेंगे कि भी मांग की लोच का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि भी मांग की लोच का क्या महत्व है। पहला महत्व है कीमत निर्धारण में सहायक। मांग की लोच जो बाजार में विभिन्न वस्तुओं की जो कीमतें निर्धारित होती हैं उस प्राइस मैकेनिज्म में अत्यधिक मदद करता है या कीमत निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। दूसरा है वितरण के सिद्धांत में सहायता। वितरण के भी साधनों के द्वारा उत्पादित साधन किस प्रकार से वितरित किया जाएगा, तो उस वितरण के सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मांग की लोच है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है सरकारी करारोपण वित्तीय आर्थिक नीतियों में महत्व। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो करारोपण किए जाते हैं, कर लगाए जाते हैं या विभिन्न प्रकार की आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है, इन नीतियों के निर्धारण में मांग की लोच महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसके नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व। दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो मांग की लोच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके नेक्स्ट है विदेशी विनिमय दर के निर्धारण में सहायता। दो देशों के मध्य जो मुद्रा का मूल्य तय किया जाता है वो विदेशी विनिमय दर कहलाती है। तो मांग की लोच विदेशी विनिमय दर के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है आयात निर्यात कर नीति की मांग की लोच आयात निर्यात पर लगने वाला जो कर है उसको निर्धारण में भी सहायता प्रदान करती है। उसके नेक्स्ट है
संपन्नता के बीच गरीबी का विरोधाभास की धारणा। और लास्ट है विक्रय प्रवर्तन का आधार। मांग की लोच विक्रय प्रवर्तन का आधार है कि सेल्स प्रमोशन कि एक कंपनी अपना किस प्रकार से विक्रय को बढ़ाए, उस पर ये प्रकाश डालती है। धन्यवाद।